स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होती है? स्टॉक वेरिफिकेशन का दौरानिया क्या होता है? स्टॉक वेरिफिकेशन कब करनी चाहिए? स्टॉक वेरिफिकेशन या स्टॉक टेकिंग के लिए कितना अमला दरकार होता है? स्टॉक वेरिफिकेशन किस सेशन के अंदर की जाती है? तो आइए आपको इस वीडियो के अंदर उसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे। नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि स्टॉक वेरिफिकेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन के नुकसानात क्या होते हैं, और स्टॉक वेरिफिकेशन क्यों किसी भी कुतुब खाने के अंदर ज़रूरी होती है, कितनी किताबें हों तो सालाना स्टॉक टेकिंग करनी चाहिए, कितनी तादाद के अंदर हों तो सालाना तादाद जो सालाना स्टॉक टेकिंग है वो उसका दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। तो इन तमाम की मालूमात स्टॉक टेकिंग के मुतालिक एक तफसीली और जामियाती मालूमात के लिए आपको इस वीडियो के साथ आखिर तक रहना पड़ेगा और आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको स्टॉक वेरिफिकेशन और स्टॉक टेकिंग के मुतालिक एक तफसीली मालूमात मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक स्टॉक वेरिफिकेशन या स्टॉक टेकिंग की तरफ। स्टॉक वेरिफिकेशन या ज़ख़ीरे की पड़ताल को कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसका तारुफ है। कुतुब खाना एक ऐसा इदारा होता है जो बतदरीज बढ़ता रहता है। किताबें सबसे अहम मवाद में शामिल होती हैं जो कुतुब खाने की इमारत के न सिर्फ अंदर बल्कि इमारत से बाहर भी इनको जारी किया जाता है या रखा जाता है। इस तरह उनके गुम हो जाने या ज़ाया हो जाने का इम्कान भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये जानने के लिए कि कौन सी किताबें ज़ाया हो गई, चोरी हो गई, गुम हो गई या किसी के मेंबर जो है लाइब्रेरी का उसके नाम पे कौन सी किताब जारी है, कितने अरसे से उसके पास है, स्टाफ ने कौन सी किताबें लीं, कितने अरसे से उनके पास हैं, इन तमाम की पड़ताल को, इन तमाम के बारे में जानने के अमल को स्टॉक वेरिफिकेशन कहा जाता है या स्टॉक टेकिंग कहा जाता है। इसकी एक जामिया सी तारीफ़ है कि किसी कुतुब खाने के ज़ख़ीरे की खानावार फ़हरिस्त के साथ जांच पड़ताल करना ताकि मालूम किया जा सके कि अलमारियों से कौन सी किताबें गुम हैं। कुतुब खानों में कुतुब की जांच पड़ताल से मुराद ये भी होता है कि ज़ख़ीरा कुतुब महफूज है या नहीं। कुतुब खाने में मौजूद किताबों की फ़हरिस्त का मुकाबला अलमारियों में मौजूद कुतुब किताबें जो मुस्तार ली जाती हैं उनसे, रिकॉर्ड जिल्द खाने में किताबें कितनी हैं या किसी और वजह से पड़ताल के वक़्त जो किताबें अलमारियों में मौजूद होती हैं उनसे किया जाता है। याद रहे कि ज़ख़ीरे का मुकाबला खानावार फ़हरिस्त जिसे शेल्फ लिस्ट भी कहा जाता है उसके साथ इसको किया जाता है। इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है? जो स्टॉक वेरिफिकेशन है या स्टॉक टेकिंग है, ये निज़ाम तर्ज जो है ये पड़ताल करने का तरीका है। किसी भी कुतुब खाने में उस वक़्त तक अहम और ज़रूरी हिस्सा तस्वर होता है जब तक ऐसे कुतुब खाने जो इर्तिका पज़ीर होते हैं जिनमें निस्बतन ज़्यादा कुतुब मौजूद होती हैं। मुस्ताहिरान के लिए अलमारियों तक आज़ाद रसाई का जो निज़ाम है वो रवाज पज़ीर ना हो और मुस्तार लेने की सहूलत आम ना हो, तो 19वीं सदी तक ऐसे हालात ना थे कि इस सदी के आखिर तक किताबों की अलमारियों में मुअय्यन जो जगह थी, अलमारियों की इस तरतीब में ये देखना आसान है कि उनमें से कौन सी किताबें गैब हैं और कौन सी वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह इसका जो तारीख़ी पस मंज़र उसमें 19वीं सदी के आखिरी रबा में या आखिरी अशरा में दर्जा बंदी के ज़ाब्तों पर मबनी अलमारियों का रवाज आम हुआ। अगर रिलेटिव शेल्फ लोकेशन में किताबों के इजाफी मकाम कुतुब खाने की अलमारियाँ भरी हुई हों तो उनमें मौजूद किताबों को देखने से मालूम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि कौन सी किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं और कौन सी गुम हो चुकी हैं या वो ज़ाया हो चुकी हैं। इन वजूहात की बिना पर किताबों की पड़ताल पेशा वराना बहस का मौजू बनी। इसी तरह 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में किताबों की पड़ताल के अमल को मुकम्मल करने के लिए बाज़ कुतुब खाने बंद कर दिए जाते थे और ये पाकिस्तान में आज भी रवाज इसी तरह का मौजूद है। उनके इस्तेमाल करने वालों को पहले इतला दी जाती है कि ये बंदिश चंद रोज़ से लेकर चंद माह तक हो सकती है, इससे भी ज़्यादा मजमूआ कुतुब के हिसाब से होती थी। फिर एक एहसास पैदा हुआ तमाम जो माहिरीन लाइब्रेरी साइंस थे, लाइब्रेरियन थे, उनके अंदर कि कुतुब खाने को बंद करना एक मुनासिब अमल नहीं है और पड़ताल को तवील मुद्दत तक फैला दिया जाता है। बाज़ कुतुब खानों में पड़ताल का अमल मुसलसल जारी रहता है। ये सूरत हाल अमरीका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद कुतुब खानों की है। पाकिस्तान में इस अमल के लिए अब भी कुतुब खानों को एक ख़ास मुद्दत के लिए बंद कर दिया जाता है
تاہم اب اس عمل کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ساتھ ساتھ اسٹاک ویریفیکیشن چلتی ہے اور ساتھ ساتھ کتابیں قارئین کو دینے کی جو سروسز ہوتی ہیں وہ بھی جاری رہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر دیکھیں تو 19ویں صدی عیسوی جو تھی اس میں پہلی کلیاتی کتب خانوں کالج کتب خانوں میں اکثر لائبریرین ناظم کتب خانہ کو گم شدہ اور جو کتابیں ضائع ہو جاتی تھیں، جو کتابیں پھٹ جاتی تھیں، خراب ہو جاتی تھیں، نقصان رسیدہ کتب کو تبدیل کرنے کے لیے مالی لحاظ سے لائبریرین ہی ذمہ دار مانا جاتا تھا، اور لائبریرین ہی کی جو کتابیں گم ہو جاتی تھی اس کو پورا کرنا اس کی ہی ذمہ داری تھی۔ کئی ترقی پذیر ممالک میں اب بھی اس کا رواج ہے۔ اس کے لیے سالانہ پڑتال کی جاتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لائبریرین کی ملازمت کی مدت کے آخر میں ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ بات اب بھی کئی ممالک میں موجود ہے۔ کتب خانوں کے حالات اور جو صادق اس حالات پر صادق بات آتی ہے ان میں سے ابھی تک کتب خانوں کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ اس قسم کے ضوابط کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے کی ایک یہ کڑی ہے کہ کتب خانوں کو کسی آدمی کے آنے جانے یا ریٹائرڈ ہونے کی بنا پہ نہیں بلکہ سالانہ بنا پہ اس کی اسٹاک ٹیکنگ یا اسٹاک ویریفیکیشن کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کون سی کتاب موجود ہے اور کون سی نہیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے کتب خانے کی خدمات کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ ظاہر ہے اگر لائبریرین کو گم شدہ اور نقصان رسیدہ کتابوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا تو کتب خانوں میں کتابوں کے استعمال اور ان کو مستعار دینے کی سہولتوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ امریکہ میں اب بھی اسکول کے کتب خانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ کتابوں کی سالانہ پڑتال کریں، اگرچہ اس میں مالی ذمہ داری کا اطلاق نہیں کیا جاتا، تاہم پاکستان میں ابھی تک اکثر کتب خانوں میں سالانہ پڑتال کا نظام رائج نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کو مقررہ مدت کے لیے بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کئی کتب خانے ہیں جنہوں نے آج تک اسٹاک ویریفیکیشن کی ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ لائبریرین ہے تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، تاہم ہمیں ضرور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ضرور اسٹاک ٹیکنگ کی طرف جانا چاہیے، چاہے وہ وقتی طور پہ 1 مہینے کے لیے ہو، 2 مہینے کے لیے ہو، اور عمومی طور پر یہ چھٹیوں کے اندر اس کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ کتب خانے کی جو طریقے ہوتے ہیں پڑتال کرنے کے طریقے وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ کتب خانوں کے ذخیرے کی پڑتال کے لیے خانہ وار فہرست شیلف لسٹ کا مکمل ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ناظم کتب خانہ کو چاہیے کہ اس کام کو ایسے وقت میں شروع کرے کہ جب کام کا دباؤ زیادہ نہ ہو، مثلاً تعلیمی کتب خانوں میں موسم گرما کی تعطیلات جو ہوتی ہیں اس میں اس عمل کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے روایتی طور پر 4 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جدید دور میں کتب خانوں میں خود کاریت کے استعمال بھی یعنی کمپیوٹر کا استعمال کا جو طریقہ ہے وہ بھی عام ہو چکا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلا طریقہ کیا ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ اس پہلے طریقے میں سب سے پہلے تمام کتابوں کو الماریوں میں ترتیب دیا جاتا ہے، پھر عملے کے 2 آدمیوں کی ایک یا زیادہ ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں۔ ہر ٹیم کے ذمہ کام لگا دی جاتا ہے کہ ان میں سے ایک خانہ وار فہرست میں سے کتاب کا طلب نمبر پکارتا جاتا ہے اور دوسرا الماری میں سے کتب کو دیکھتا جاتا ہے، جسے کال نمبر بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کے برعکس موجود کتب کا طلب نمبر پکارا جاتا ہے۔ خانہ وار فہرست کے ساتھ اس کو چیک کرتا ہے، جو کتب موجود نہ ہو اس کے خانہ وار فہرست کے کارڈ پر کوئی نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اجراء کے ریکارڈ میں بھی اس کو ویریفائی کر لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو یہ کتاب موجود نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے طریقے کے اندر یہ ہے کہ کیا کسی قاری کو جاری کی گئی ہیں جلد خانے میں تو کتاب نہیں بھیجی گئی، کتابوں کے ریکارڈ میں تلاش کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض کتابوں کو کسی اور مقصد کے لیے الگ رکھا گیا ہو، ان میں دیکھا جاتا ہے بار بار کی تلاش کے بعد جو کتابیں نہ ملیں ان کے کارڈ جو ہیں وہ خانہ وار فہرست سے الگ کر لیے جاتے ہیں۔ بعض کتب خانے 15 یا ماہ 1 ماہ کے لیے اس سے بھی زائد مدت کے لیے ان کارڈوں کو الگ کر کے تلاشی کے عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ مختلف رجسٹرز کے اندر ان کو دیکھا جاتا ہے، ایشو رجسٹر کے اندر، بائنڈنگ رجسٹر کے اندر کہ جو بائنڈنگ سیکشن کو بھیجی گئی ان کے اندر یوزر کے نام پہ جو کتاب ہے ان کو مختلف طریقوں سے اس کو سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر بھی اگر نہ ملے تو اس کو گمشدہ تصور کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ پہلا طریقہ تھا۔ پہلا طریقہ رجسٹر اور خانہ وار فہرست میں ضائع کے لیے جو جب کتاب کنفرم ہو جائے کہ یہ کتاب نہیں ملتی تو رجسٹر جو ہوتا ہے ہمارا اور خانہ وار فہرست ہوتی ہے اس میں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں، اور کیٹلاگ جو کیبنٹ ہوتا ہے اس میں سے اس کے کارڈ کو نکال دیتے ہیں کہ یہ کتاب کنفرم ہو جائے کہ اب ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو ریکارڈ کے اندر سے بھی ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ دوسرے طریقے میں کاغذوں کے تختے استعمال میں لائے جاتے ہیں، ان میں سلسلہ نمبر چھپے ہوتے ہیں یا ہاتھ سے کالموں میں لکھے جاتے ہیں۔ اس میں بھی پہلے طریقہ کے مطابق عملے کا
एक रुकन इंदराज नंबर बोलता जाता है और दूसरा कागजी तख्तियों के उन्हीं सिलसिले नंबरों को असबात के निशान से ज़ाहिर करता जाता है। सब अलमारियों की पड़ताल के बाद इन कागजी तख्ते या जो तख्तियाँ होती हैं उन वाले नंबरों का इंदराज रजिस्टर के सिलसिला नंबर से किया जाता है और रजिस्टर वाले नंबरों पर कागजी तख्तों के नंबरों के मुताबिक निशानात लगा दी जाते हैं। वो किताबें जिनके बिलमुकाबल कोई निशान ना हो अलमारियों में मौजूद नहीं होती, उनको दूसरे रिकॉर्ड में भी देखा जा सकता है। शुबा इजरा के रिकॉर्ड में, जिल्द खाने के रिकॉर्ड में और किताबों के जो दीगर इशू रजिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके रिकॉर्ड में भी तलाश किया जाता है। बार बार की तलाश के बाद जो किताबें नहीं मिलती इनको गुमशुदा तस्वर कर लिया जाता है। इसी तरह इसका तीसरा तरीका है। तीसरे तरीके में खानावार फहरिस्त इस्तेमाल नहीं की जाती और ना ही कागजी तख्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके में किताबों के ज़ख़ीरे का मुकाबला इंदराज रजिस्टर के साथ किया जाता है। अमले का एक रुकन अलमारी में मौजूद किताब का इंदराज नंबर बोलता है, दूसरा रुकन इंदराज रजिस्टर में इस नंबर पर निशान लगा देता है जो ज़ाहिर करता है कि किताब कुतुब खाने में मौजूद है। जब इस तरह तमाम काम ख़त्म हो जाता है तो जिन नंबरों पर निशान न लगे हों इनको दूसरे रिकॉर्ड के साथ मुकाबला करके तलाश किया जाता है। इसके बाद वो तमाम इक़दामात किए जाते हैं जिनका ज़िक्र हमने पहले दो तरीक़ों के अंदर किया है। अच्छा, इसी तरह चौथा जो तरीका है उसमें जदीद कंप्यूटर का तरीका है। ये सबसे आसान तरीका है और ये काबिल फ़हम और काबिल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ सारे मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं। कंप्यूटर की मदद से स्टॉक टेकिंग और भी आसान हो गई है। इसकी मदद से या किसी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की मदद से कम वक्त में और बेहतरीन अंदाज में लाइब्रेरी मवाद की पड़ताल कर सकता है। कंप्यूटर में चूँकि किसी भी कुतुब खाने का तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है, जितनी कुतुब किसी क़ारीन के नाम पे जारी हों उनके बारे में पता चल जाता है। इसमें शेल्फ लिस्ट की मदद से अलमारियों में मौजूद कुतुब के दाखिला नंबर किसी कागज़ पर, रजिस्टर पर या कंप्यूटर में MS ऑफिस में, एक्सेल या वर्ड के अंदर आप उसको दर्ज कर लेते हैं और फिर इस लिस्ट को सॉफ्टवेयर से चेक कर लिया जाता है। कंप्यूटर में कुल कुतुब और मौजूदा कुतुब के साथ गुमशुदा कुतुब के बारे में भी फ़ौरी मालूमात मिल जाती हैं। अच्छा, पड़ताल करने के तरीक़ों के बाद ये है कि पड़ताल के लिए मुद्दत कितनी होनी चाहिए। छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कुतुब खाने होते हैं उनमें सालाना पड़ताल की जाती है, लेकिन बड़े कुतुब खानों में सालाना पड़ताल मुमकिन ना होगी क्योंकि इसमें अमले का सिर्फ होने वाला वक़्त बहुत कीमती होता है। जो वक़्त उनका लगता है, सर्फ होता है, वो बहुत कीमती होता है, मगर किताब की पड़ताल करने की औसत कीमत कम होगी। तो हम सब किताबों कुतुब खानों के वक्फ़े के साथ या मुसलसल पड़ताल को अपनाना चाहिए। पाकिस्तान में तलीमी कुतुब खानों में सालाना पड़ताल का तरीका राइज है। 1985 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जमियाती कुतुब खानों के लिए इस सिलसिले में चंद सिफारिशात पेश की थी जो कुछ इस तरह की हैं कि जिन कुतुब खानों में 50,000 तक किताबें मौजूद हो उन कुतुब खानों में सालाना पड़ताल की जाएगी। जिन कुतुब खानों में किताबों की तादाद 50,000 से ज़ायद हो उनमें पड़ताल मुख्तलिफ मरहलों में की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पड़ताल के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में सालाना पड़ताल का तरीका राइज है। इन दिनों तकरीबन इस तरीके को ख़त्म कर दिया या ख़त्म हो चुका है। अहद हाज़िर में क़ारीन की खिदमत ज़्यादा अहमियत रखती है और पड़ताल करने में जो वक़्त सर्फ होता है इसको ज़ाया तस्वर किया जाता है। इस मकसद के लिए कुतुब खाने को बंद करने का मतलब है कि इसको इस्तेमाल करने वाले इसकी खिदमात से महरूम हो जाते हैं। इसका हल ये निकाला गया कि अलमारियों की मुसलसल पड़ताल जारी रहती है। चुनांचे अमरीका या तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक में जामियाती कुतुब खानों में अलमारियों की निगरानी और हिफाजत के लिए बाकायदा अमला मुकर्रर किया जाता है। किताबों की अलमारियों की इंतज़ामिया का काम बुनियादी तौर पर हिफाजत का होता है। कुतुब खाने के अमले की सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी होती है, जब ज़ख़ीरा कुतुब लाखों में हो और हज़ारों क़ारीन लाइब्रेरी में आते हों तो अमला की ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और चंद ज़रूरी फ़राइज़ से आगाह उन लाइब्रेरियन को ज़रूर होना चाहिए जो जिनकी ड्यूटी अलमारियों की जांच पड़ताल में लगी होती है। उनमें से चंद एक अहम है। जो मवाद तलब किया जाता है अमला इसको अलमारियों में से निकाले और वापस वही रख दे। यूज़र की डायरेक्ट एक्सेस जो अलमारियों तक नहीं होनी चाहिए। ज़ख़ीरा कुतुब के बाद इससे ज़्यादा भरे हों तो उनमें मज़ीद इजाफ़ों के लिए किताबों को मुंतकिल कर देना चाहिए। जब शेल्फ नंबर पढ़े ना जाएँ तो उनको दोबारा लिखना चाहिए। जो शोबे बहुत ज़्यादा भर गए हों उनमें नई अलमारियों के लिए जगह की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। कुतुब खाना ज़रूरी समझे तो ये अमला कैटलाग के शोबा के अमला के साथ मिलकर ज़ख़ीरा को पड़ताल करता है। ये उस वक़्त होता है जब अलमारियों में किताबों की तरतीब काबू से बाहर हो गई हो, किताबों के शुमार की सेहत भी मशकूक हो गई हो। कुतुब खाने में हर नौइयत का
जो किताबी और गैर किताबी मवाद मौजूद होता है, इसकी पड़ताल में कई मसाइल पैदा होते हैं। तो फिज़िकली तौर पे आपने देखना है कि जब स्टॉक टेकिंग करते हैं तो किस चीज़ को आपने अकाउंट करना है, किस चीज़ को शुमार करना है। तो वो शुमार करने के जो असूल हैं वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि अगर आपके पास सीरियल है, सीरियल में आ रहे हैं तो आपने उनको कैसे काउंट करना है। तो इसी तरह से किताबी और गैर किताबी जो मवाद होता है, इसमें जो सबसे पहला मसला होता है वो ये कि ज़ख़ीरा कुतुब को इकाई के लिहाज से शुमार किया जाए। हमेशा याद रखें कि हर चीज़ को लाइब्रेरी के अंदर एक इकाई जो है वो शुमार की जाए या जिल्द के एतबार से गिनती की जाए। ये सबसे ज़्यादा एक मसला होता है किसी भी लाइब्रेरी के अंदर। इसमें बहुत से तरीके हैं, माहिरीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों को तरजीह देते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम या तरीक़ाकार कसरत से इस्तेमाल होते हैं। जो वॉल्यूम हम इस्तेमाल करते हैं सादा और ये कम खर्च भी होता है। माहिरीन ने मुख्तलिफ़ नौइयत के मवाद को शुमार करने के लिए भी चंद ज़रूरी हदायत फराहम की हैं, जो कुछ इस तरह से हैं कि क्या शुमार करना चाहिए। सिर्फ़ उस मवाद को शुमार करना चाहिए जो कुतुब खाने के ज़ख़ीरा का मुस्तकिल हिस्सा हो। मवाद के आर्ज़ी या वक्ती हिस्से और मतबूआत को शुमार करने से गुरेज़ करना चाहिए। तमाम जिल्दें जिनकी कैटलाग साज़ी की गई हो, वो मवाद जो भरपूर इस्तेमाल के लिए फ़राहम किया जाता है और जिसका मुस्तकिल तौर पर कुतुब खाने में इजाफ़ा किया जाता है और शुमार करने में शामिल किया जाए। लिहाजा वो सब मवाद जो कैटलाग साज़ी और दर्जा बंद इख्तिसारी फ़हरिस्त कुतुब किताबियात या उन तरीक़ों के इश्तराक से मालूम करके इस्तेमाल किया जाता है उसमें शामिल होंगी। अलबत्ता मज़कूरा वक्ती मतबूआत इसमें शामिल न होंगी। तमाम जिल्दों का शुमार करना है तो वो इस तरह से होगा। हर जिल्द जो किसी भी किताब की एक जिल्द है उसको एक किताब शुमार करना चाहिए। जब दो या दो से ज़्यादा किताबों को यकजा किया गया हो तो इनको एक इकाई या एक किताब शुमार करेंगे। कई पम्फलेट जिनको इकट्ठा जिल्द किया जाता है इनको एक जिल्द गिना जाएगा। सिलसिलावार मतबूआत को उस वक़्त शुमार ना किया जाए जब तक उनकी बाकायदा जिल्द बंदी ना करा दी जाए या उनके अज़्ज़ा को पम्फलेट के डब्बों में रख दिया जाए। जिन सिलसिलावार मतबूआत की जिल्द बंदी ना की गई हो इनको शुमार ना किया जाए। मौज़ूआती ज़खायर के मुकाबले के लिए इन जिल्दों के अदाद व शुमार जिनको पेशा वराना शोबों के कुतुब खानों में रखा गया हो, मसलन लाइब्रेरीज़ को साइंस, उर्दू, ज़राअत, कारोबारी शोबा के शोबों में मुंतकिल किया गया हो, इनको मजमूई जिल्दों की गिनती में भी शामिल किया जाता है। इसी तरह तमाम किताबें जो सरकारी तौर पर एक इदारे का हिस्सा हों, इनके ज़ख़ीरों को उनके महल वक़ूर इंतज़ामी कंट्रोल का ख्याल रखे बगैर अदाद व शुमार में शामिल कर लिया जाना चाहिए। किसी मवाद के अलहदा अदाद व शुमार रखने चाहिए या रखे जाएँ। कलमी कुतुब या मखतूतात को एक इकाई शुमार करें। खुद नकूल माइक्रोफिल्म को रील, पट्टी या किसी दूसरी मादी यूनिट से शुमार करें। फ़ोटोस्टेट और तस्वीर के अज़्ज़ा की गिनती जो है उसको गिनती करें। स्लाइड्स का शुमार इनफरादी एतबार से होगा। गैर मुजल्लद नक्शों को इनफरादी हैसियत से शुमार करेंगे। एटलस और दूसरे मुजल्लद नक्शों को जिल्द के तौर पर गिनेंगे और मजमूई जिल्दों की गिनती में भी शामिल करेंगे। मुतहरक तस्वीरें फ़िल्म को रील के लिहाज से शुमार करें। सोती रिकॉर्ड को मादी यूनिट इकाई के लिहाज से शुमार करें। हर जो आपके पास कुनंदा कारी का या कुनंदा छाप है, लिथोग्राफी जिसको कहते हैं, छाप संगी, चौबी नकोश को एक एक इकाई के लिहाज से गिनेंगे। मौसीकी की जिल्द के लिहाज से गिनती होगी। वो मौसीकी नामा या वो सॉन्ग गाने जिसके मुख्तलिफ हिस्से हों इसको एक ही जिल्द समझा जाएगा और उसे उसी सूरत को जो इसके बाकी जो सूरत है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। एक वर्ग का जो पोस्टर होता है और दीवारी इश्तिहार होते हैं वो भी एक ही शुमार करेंगे। तमीराती ड्राइंग हर एक की गिनती अलग-अलग होगी। इसी तरह पड़ताल के अमल को कंट्रोल करने के लिए जो तदाबीर अख्तियार की जाती हैं वो कौन सी होती हैं। पड़ताल के अमल को कंट्रोल करने के लिए कई ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत होती है। चंद ज़रूरी इक़दाम जो हैं वो दर्ज झेल है। खानावार फ़हरिस्त जामियात के तलबा की खिदमात आप ले सकते हैं। खानावार फ़हरिस्त को मुरतब कर सकते हैं। जामियात के तलबा जो होते हैं, स्टाफ की कमी होती है तो जामियात के जो तलबा होते हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। दर्जा बंदी के ज़ाब्तों को यूज़ करते हैं, जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। किताबों की तरतीब लगाई जाती है और इसी तरह शेल्फ कारी जो है आप उसको भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। गुमशुदा इंदराजात की पड़ताल जो है वो की जाती है। कैटलाग साजी की गलतियों की इस्तिलाह जो है या इस्लाह है वो इसके अंदर की जाती है। काम की निगरानी जो है वो आप करनी पड़ती है। ज़रूरी सहूलतों की फ़राहमी जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है।
عملہ کی تعداد انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے کہ کسی بھی کتب خانے میں پڑتال کے عمل کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ گمشدہ کتب کے متعلق آپ کو معلومات ملتی ہیں، رائٹ آف کرنے کی جو سہولت ہے وہ آپ کو ملتی ہے، کیٹلاگ کارڈز جو ہوتے ہیں ان کا اخراج آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کتابوں کا معائنہ اس کے مدد سے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، ذخیرہ کتب سے آگاہی ملتی ہے، خصوصی ذخیرہ جو ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، کتابوں کی صفائی وہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، اپنے مقام پر جو کتابیں موجود نہیں ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھا جاتا ہے، تازہ ترین معلومات آپ کو ملتی ہیں۔